हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमको कितनी प्रॉब्लम होती। हम ना पंखा चला पाते, ना लाइट जला पाते, ना आप हमारी वीडियो को देख पाते, ना मैं आपको पढ़ा पाता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है आज के टाइम पे। इसके बिना हमारा लाइफ जीना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज का बेसिकली जो सिंबल होता है वो होता है क्यू। ठीक है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसको कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चार्ज बेसिकली क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उनका जो फ्लो होता है उसको हम चार्ज बोलते हैं। इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेसिकली चार्ज की, दैट इज कूलम। ठीक है, क्या होती है? कूलम होती है। और कूलम का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। ओके है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेट चार्ज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो नेट चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और E यहाँ पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके है, तो ये यहाँ पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। और वन कूलम इज द नेट चार्ज कंटेन्ड इन द 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि एक कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं वो हमारे आते हैं 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो जो Q होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा अभी, N into E होता है। ठीक है, Q जो है वन कूलम हम ले रहे हैं और हमारे पास N की जो वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करनी है। और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो है 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ से अगर हम n कैलकुलेट करेंगे तो n जो निकल के आएगा वो आएगा 1/1.6 into 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो n जो आएगा बेसिकली वो यूनिटलेस होता है। ऑब्वियसली नंबर एक यूनिटलेस है हमारे पास, तो 1/1.6। तो यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल रूप कर दें तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और ये 10⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 100/16 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, इनटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हमारे पास नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है N इनटू में E। N इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये बात याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम में आपको बता चुका हूँ। आप एक काम कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तो होमवर्क इन द सेंस मतलब कि आप प्रैक्टिस करके देखना कि दो कूलम में कितने चार्ज होता है, मतलब आई मीन दो कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? और आप 16 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे आप इसको और फाइंड आउट करो। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अपने। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट। करंट बेसिकली क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इज नोन एज करंट। क्लियर है? तो जो हमारे पास चार्ज का जो फ्लो होता है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका जो रेट होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वहां से आता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। I इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q इज हियर चार्ज एंड T इज हियर टाइम। तो ऐसा यूनिट जो होती है इसकी होती है एम्पियर। एम्पियर में से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल A, है ना। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हम निकालना चाहे तो वो क्या निकल के आएगी? 1 एम्पियर कब आएगा? 1 एम्पियर ऑब्वियसली जब आएगा जब हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसकी यहाँ से डेफिनेशन जो निकल के आएगी हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing through a conductor
in 1 second, then we call it as a 1 ampere। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास जाएंगे तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है, वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो ये फ्लो करेगा कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के या फिर किसी भी सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक। क्लियर है। तो मैं अगर यहाँ पे छोटा सा एक सर्किट बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, तो दिस इज बैटरी। क्लियर है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने यहाँ पे की लगा दी, क्लोज की लगा दी, देन मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जो करंट फ्लो करेगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो करेगा। अगर हम उनको चार्ज जो है बेसिकली, जो हमारे पास करंट है बेसिकली, उसको करंट को अगर हम छोटे अमाउंट में मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, दैट इज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर में हम मेजर कर सकते हैं। मिली एम्पियर में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं 10⁻³ एम्पियर, और इसको माइक्रो को हम लिखेंगे 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, और नैनो को हम लिखेंगे 10⁻⁹ एम्पियर। क्लियर। तो बेसिकली ये तक था हमारा करंट। अब करंट को मेजर कैसे करेंगे हम, करंट को बेसिकली हम मेजर करते हैं एमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारे पास करंट होता है वो सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो एमीटर का ऑब्वियसली क्या काम है कि जो भी सर्किट है उस सर्किट में ओवरऑल करंट को क्या करना, मेजर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इट इज रिप्रेजेंट। अब जो एमीटर है उसको अगर सर्किट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो ये हमारे पास बीच में एमीटर आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव एंड उसका। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, ओके। इनका रेजिस्टेंस हमको लो रखना होता है, लो रेजिस्टेंस होता है इनका बेसिकली। लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो करंट है वहाँ पे बेसिकली इकट्ठा होगा तो वो गलत रीडिंग दिखाएगा। लो रेजिस्टेंस इसलिए कि करंट ताकि रुके ना उसमें, वो एक्चुअल रीडिंग को उसमें शो करे। ठीक है, क्लियर है। लो रेजिस्टेंस अगर होगा तो वो एक्चुअल रीडिंग को शो करेगा, है ना। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो वहाँ पे करंट का जो बेसिकली मेजरमेंट है वो थोड़ा ज्यादा शो कर सकता है वो एक्चुअल रीडिंग से। तो एक्चुअल रीडिंग को अगर शो करना है तो रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लो रेजिस्टेंस वाला हमको एमीटर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली क्लोज पाथ होता है या क्लोज लूप होता है करंट का। ठीक है, तो मान लो ये जैसे मैं समझा चुका हूँ आपको, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, और ये हमारे पास की है, देन दिस इज बल्ब एंड दिस इज एमीटर। ये चार सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ। तो करंट जो है बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के फ्लो करना स्टार्ट करेगा एंड देन आफ्टर दैट इट विल गोज टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो ये जो एरो यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कब फ्लो करेंगे, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। जैसे पानी है, किसी भी जगह पर पानी जो फ्लो करता है वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है ना। अगर हम ग्रेविटी को रिमूव कर दें तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंडीशन में वो मूव करेगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो फ्रॉम देयर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली उसका जो डिफरेंस होगा उसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, जो करंट है हमारा वो फ्लो कर पाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ वो फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, है ना। अब जैसे पानी है, कोई पानी किसी भी ट्यूब के थ्रू कब फ्लो करेगा, जब वहां पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है, देन द वाटर विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके,
नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वही सेम चीज क्या होगा, द चार्ज फ्लो जो होगा वो होगा हमारे पास कभी कब पॉसिबल होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट करेगा वो कौन करेगा, वो केमिकल करेगा जो कि बैटरी के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। दैट केमिकल विल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो हमारे पास किसी भी एक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितना काम हमको करना पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितना काम हमको करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स या 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ना। V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड W इज द सिंबल फॉर वर्क, ठीक है, एंड चार्ज इज द सिंबल फॉर Q, है ना। चार्ज तो ऑब्वियसली Q जो है सिंबल है वो चार्ज का, सॉरी, ठीक है। तो हियर यहाँ पे जो V है ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो W है वो वर्क डन है एंड Q जो है वो चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, सेम जैसे हमने 1 एम्पियर की निकाली थी ऐसी 1 वोल्ट की होगी। तो 1 वोल्ट का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो यहाँ से क्या आएगा, तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हम इसको बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge between 2 points, of a electric circuit, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो वोल्ट मीटर है इसका यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। द वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं, ना कि सीरीज में जोड़ते हैं। एम मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल जोड़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिकली हम सिंबल्स की बात करेंगे इसमें। तो किस चीज को, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे तो किस चीज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी बात करते हैं हम। तो अगर हमारे पास सर्किट जो गिवन है तो उसमें हमको अगर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या करना है हमको, ठीक है। एक ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। हालांकि बैटरी नहीं है, सिंगल है, तो दैट इज सेल। अगर इसी को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देंगे, ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट हो गया है तो दिस विल बिकम अ बैटरी। क्या बन जाएगा, ये बैटरी। बहुत सारे सेल्स को जोड़ के हम क्या बना देंगे, बैटरी बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो की का अगर है, हमारे पास की का जो सिंबल है, प्लग की या स्विच का जो हमारे पास सिंबल होता है उसका होता है जस्ट अ ब्रैकेट, ठीक है। उस ब्रैकेट को अगर हम उस ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे दैट इज ओपन की। अगर उस ब्रैकेट के अंदर हम एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है, दैट विल बी अ क्लोज्ड की। तो वायर जॉइंट क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए ये वायर है हमारे पास, इसको हमको जॉइंट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डॉट लगा देंगे, तो ये हो गया वायर जॉइंट को अगर हमको दिखाना है तो। और वायर अगर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को बट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसको हम ऐसा कुछ जंप करके दिखा देंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। क्लियर है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो हमारे पास कुछ नहीं करना, बस जिगजैग कर देना है लाइन को हार्ट बीट की तरह। एंड द वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो भी सेम इसी तरीके से होता है, बस उसके बीच में से एक एरो दिखा देना है एंड दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो यूज करते हैं हम, जैसे रियोस्टेट जो है बेसिकली उसका यूज जो होता है अगर हमको करंट को चेंज करना है बिना वोल्टेज का डिस्टरबेंस किए हुए, तो उस केस में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर जो है बेसिकली उसका सिंबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्कल के अंदर ए लगाना है, देन पॉजिटिव नेगेटिव, सर्कल के अंदर बी लगाना है, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है ही स्टेट्स दैट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट या कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the conductor। ठीक है, potential difference across the conductor कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस फिक्स होगा। ठीक है, क्लियर है? वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो he states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस फिक्स वाला होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल होगा तो फिर छेड़खानी होगी थोड़ी सी, है ना, तो उससे वेरी कर सकता है। तो जो V है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, डायरेक्टली मतलब V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका ग्राफ निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I का, ठीक है, करंट का, तो वो स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। जैसे जैसे हम V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से जो B निकल के आता है हमारे पास, तो V इज इक्वल्स टू, अब ये हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो V किसके इक्वल आ जाएगा? I R के। तो R जो है बेसिकली रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, R इज रेजिस्टेंस है। ओके है, आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल R और इसकी जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है और जो सिंबल होता है ओम का दैट इज लाइक दिस। तो अगर हम 1 ओम अगर डिफाइन करें तो 1 ओम कैसे आएगा? तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा क्या? V इज इक्वल्स टू I R लिखा। तो R की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो V बाय I हो जाएगा। तो दोनों चीज अगर 1 हो जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 1 ओम की अगर हमको डेफिनेशन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through the conductor across a potential difference of 1 volt is known as 1 ohm। ठीक है, तो 1 ohm की डेफिनेशन हमारे पास निकल के ये आ जाती है। आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे पास बात करते हैं कि जो रियोस्टेट है वो क्या होता है। तो रियोस्टेट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि हम करंट को चेंज कर सकें बिना पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मतलब बिना छेड़खानी करे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिस हिसाब से हमको डिमांड है हमको चाहिए, है ना, ऑफ अ सर्किट ऑफ अ कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रियोस्टेट। तो जो कंपोनेंट इस चीज के लिए यूज किया जाता है उसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। और रियोस्टेट जो है बेसिकली वो रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द पॉइंट। तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज RH। क्या सिंबल होता है? RH। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिपेंड करती है, ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ के जो है बेसिकली वो डायरेक्टली डिपेंड होता है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑब्वियसली लेंथ के साथ साथ जो है रुकावटें बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब मान लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक है, एक कंडक्टर था,
सेम लेंथ का हमने एक और कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ा दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो करंट को मूव करने के लिए ज्यादा रास्ता मिलेगा, ज्यादा रास्ता मिलेगा तो इजीली मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। तो इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है एरिया के। और बाकी नेचर पे तो डिपेंड करता है कि वो किस चीज का बना है, वो एल्यूमिनियम का बना है, वो कॉपर का बना है, वो सिल्वर का बना है, वो गोल्ड का बना है, किस चीज का वो बना है, इन सब प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड करता है, तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला जनरेट होके आता है इसका, ठीक है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरेट होके आता है वो निकल के आता है हमारे पास R इज इक्वल्स टू, ठीक है, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटा दें तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है। अब रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की फिक्स रहती है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो होता है रो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, RHO रो, ठीक है, क्लियर। तो रो L अपॉन A, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया वो आया रो L अपॉन A। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ ए यूनिट लेंथ, ठीक है। अब अगर हम जो लेंथ है उसकी 1 मीटर कर दें और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो रो जो आएगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा, दैट इज कांस्टेंट। तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट रहेगा यानी फिक्स रहेगा। तो ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा दैट इज उसकी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अगर वो लेंथ और एरिया से डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें रो की, ठीक है, या रेजिस्टिविटी की, दैट इज ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। तो फॉर अ मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड द एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ और एरिया पे अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक और बात मैं बताया था आपको। तो यहाँ से जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, रो L अपॉन A के आ रहा है। अगर हमको यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालना होगा तो रो कैसे आएगा, तो रो आ जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो यूनिट भी यहाँ से निकल के आएगी ओम मीटर। ठीक है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, इसकी क्या है, ओम है। ठीक है, इसकी क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। ठीक है, चलिए आगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो ज्यादा होती है। किसकी, एलॉय की ज्यादा होती है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, जिन मेटल से वो बना है उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जनरली जो हायर देन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल मैं बता चुका हूं, जैसे कि कांस्टेंट जो होता है बेसिकली हमारे पास एलॉय होता है, ऐसा एलॉय है जो कि कॉपर और निकेल का बना है। किसका बना है, कॉपर और निकेल का बना है। अब कॉपर और निकेल का जो ये एलॉय बना है इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेजिस्टिविटी ऑफ दीस टू। ठीक है, तो एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, है ना। अब हम यहाँ से एग्जांपल भी देखा हमने, क्या एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम इनका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि हीटिंग डिवाइसेस में हम इनका यूज करेंगे। तो अब ये डू नॉट ऑक्सीडाइज मतलब जलते भी नहीं है, जितना ज्यादा करंट इनके पास इकट्ठा हो जाएगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो readily at high temperature and for this reason they are commonly used as an electrical heating devices में इनका यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हमारे घरों में है, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल जो टंगस्टन है हमारे पास, तो टंगस्टन एक ऐसा एलॉय है या मेटल है कह लो, ठीक है, जो एज ए फिलामेंट यूज होता है। कैसे, एज ए फिलामेंट उसका यूज करते हैं हम बल्ब्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या है, ज्यादा है। एक तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे जितना ज्यादा करंट इकट्ठा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, वो टंगस्टन मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो वो ग्लो करेगी। ठीक है, लाइट। क्लियर है, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज की एंड आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।